सूरज ने वरुण को देखकर कहा, सर ये रही मिस्टर नेगी की फाइल, आप एक बार देख लीजिए। वो फाइल वरुण की टेबल पर रखता हुआ बोला, तुमने देख लिया तो आगे फॉरवर्ड कर दो। वरुण ने कहा, जी सर। सूरज ने कहा, पर जब काफी देर तक वो वहां से बाहर नहीं गया तो वरुण ने उसकी तरफ देखकर पूछा, और भी कुछ कहना है? कुछ पूछना था सर। उसने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ सूरज, तुम मेरे असिस्टेंट हो। तुम्हारा काम मेरे सवाल का जवाब देना है, ना कि मुझसे सवाल पूछना। वो गुस्से से बोला, जी जी सर, सॉरी सर। कहकर सूरज वहां से जल्दी से निकल गया, पर उसके मन में अभी भी अतुल का पूछा हुआ सवाल ही चल रहा था कि जो वरुण आज तक लड़कियों से दूर भागता था, जिसके लिए शादी, रिलेशनशिप के रिश्ते सब बकवास बातें थी, वो खुद शादी के लिए राजी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। बात तो सोचने वाली है। इधर वरुण होठों में सिगरेट दबाए अपने केबिन की खिड़की की तरफ चलाया था, जहां से पूरा देहरादून शहर जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। वो बाहर देखते हुए बोला, जितनी शांति इस शहर में है उससे कहीं गहरी खामोशी मेरे अंदर। मैं मॉम डैड को कभी समझा नहीं पाऊंगा, और मेरे दादाजी के नाम पर कोई दाग लगे वो मुझे बर्दाश्त नहीं। अपने दादाजी के लिए अगर मुझे खुद की शांति भंग करनी पड़े तो मुझे मंजूर है। मैं ये शादी करूंगा पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। उसके अलावा वो लड़की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखेगी, कुछ भी नहीं। वरुण ने गहरा कश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया, मानो वो सिर्फ धुआं नहीं उसकी परेशानियों का अंत हो। वहीं दूसरी तरफ दिव्या जी बहुत सारी शॉपिंग बैग्स लेकर घर के अंदर आई तो चौधरी जी उन्हें देखकर चौंक गए और जोर से बोले, अरे इतनी शॉपिंग करके कहां से आ रही हैं दिव्या जी आप? दिव्या के हाथों में ढेर सारा शॉपिंग बैग देखकर चौधरी साहब का चाय का कप मुंह में अटक कर रह गया था। दिव्या जी हंसते हुए बोली, अरे भाई मेरे वरुण की शादी है, अभी से उसकी बहू के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू करेंगे तब जाकर इकट्ठा कर पाऊंगी, और आपकी शॉपिंग के चक्कर में हमारी जेब जरूर ढीली हो जाएगी। चौधरी साहब ने मजाकिया अंदाज में कहा तो दिव्या शॉपर्स टेबल पर रखकर उनके बगल में बैठती हुई बोली, पहला मौका आया है आपकी जेब खाली करवाने का, इसे हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। सही बात है। चौधरी साहब ठाका लगाकर हंस दिए और दिव्या की तरफ देखकर बोले, चाय मंगवाएं आपके लिए? नहीं अभी तो बहुत थक गए, पहले थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उन्होंने कहा, अगर शॉपिंग आप अकेले नहीं कर पाती हैं तो क्यों जाती हैं अकेले, देखा इतना थक गई हैं। चौधरी साहब ने फिक्र से कहा तो दिव्या मुंह बनाकर बोली, क्या करें, हमारे पति और बेटे तो इस लायक ही नहीं है कि हमारी शॉपिंग में जरा सी मदद कर सके। एक बार नव्या आ जाएगी ना, फिर हम दोनों सास बहू मिलकर खूब शॉपिंग करेंगे और आप दोनों की जेब खाली करेंगे। ये देखिए भाई, बहू अभी आई नहीं और आप अभी से उनके साथ हो गई। वो हंसकर बोले, और क्या? दिव्या ने हंसते हुए कहा तो चौधरी साहब भी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने दिव्या की तरफ देखकर पूछा, वरुण खुश तो है ना इस रिश्ते से? आप जानते हैं उसे इतनी आसानी से वो बातें भूलता नहीं है, और वो उसका पहला प्यार था। उसके धोखे को भुलाना उसके लिए आसान नहीं है, और वो सब भूलकर एक नए रिश्ते को स्वीकार करना तो और भी मुश्किल है उसके लिए। अभी वो परेशान है, उलझन में है, पर जब नव्या का साथ मिलेगा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिव्या चौधरी साहब के हाथ पर हाथ रखकर बोली, दिव्या हम अपने बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना? चौधरी साहब ने पूछा तो दिव्या उनके हाथ को कसती हुई बोली, हम अपने बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खुशियां चाहते हैं उसकी। ये सुनकर चौधरी जी मुस्कुरा दिए। चलिए अब सभी बातें छोड़िए और ये देखिए मैं क्या लाई हूं नव्या के लिए, बताइए तो जरा कौन सा अच्छा लग रहा है। दिव्या शॉपर खोलती हुई बोली। चौधरी जी ने कहा, आप जो भी लाई होंगी अच्छा ही लाई होगी, जाइए आप आराम कीजिए, हम थोड़ा साइड पर जा रहे हैं, जल्दी आइएगा। दिव्या ने प्यार से कहा तो चौधरी साहब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर बोले, आप बोलती हैं तो हम यहीं रुक जाए। दिव्या जी शर्माते हुए बोली, आप भी ना जवान बच्चे के बाप हैं, पर जब देखो रोमांस सूझता रहता है। उनका चेहरा लाल हो चुका था। चौधरी जी उन्हें देखकर बोले, अरे जवान बच्चे के बाप हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि बूढ़े हैं हम और हमें रोमांस करने का हक नहीं है। इतना बोलकर उन्होंने मुंह बना लिया। चौधरी जी उन्हें छेड़ते हुए बोले, आप भी ना। दिव्या जी के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान खिल गई, जिसे देखकर चौधरी साहब मुस्कुरा दिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बोले, आप हमें बूढ़ा कहती हैं और खुद को देखिए, आज भी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा जाती हैं हमारी छोटी छोटी बातों पर। आप अच्छे से जानती हैं कि आपकी इस मुस्कान पर हम दिल हार जाते हैं। अरे अब आप भी चाहिए भी। दिव्या जल्दी से अपनी जगह से उठती हुई बोली और तेजी से वहां से चली गई। पीछे से चौधरी साहब ठाका लगाकर हंस दिए। वहीं दूसरी तरफ सिंह हवेली में एक अनजान आदमी को देखकर करुणा ने उससे पूछा, जी आप? जी मैं श्लोक, आरती मैडम का बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया आज। सामने खड़े नौजवान ने कहा। श्लोक को देखकर करुणा परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मृदुल सिंह को पता चला कि ध्वनि को पढ़ाने के लिए कोई लड़का आया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि श्लोक को क्या कहे। बेटा आप? करुणा ने बहुत सोचने विचारने के बाद जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि श्लोक पहले ही बोल पड़ा, मैं आपके घर के बारे में सब जानता हूँ। माँ ने मुझे इसलिए भेजा है कि ध्वनि जी का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है और अभी कुछ ही दिनों में उनके एग्जाम है। अगर जरूरी ना होता तो माँ मुझे कभी नहीं भेजती। ये सुनकर करुणा जी श्लोक को देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम आओ बेटा और हवेली के पीछे वाले आंगन की तरफ चले जाओ, मैं ध्वनि को लेकर आती हूँ। अगर उसके पापा ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो थोड़ा डरी हुई थी। श्लोक ने विश्वास भरे लहजे में कहा, आप चिंता मत कीजिए। करुणा ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो करुणा के पीछे पीछे चल दिया। करुणा ने उसे घर के पीछे वाले आंगन में बिठाया और ध्वनि के कमरे में आते हुए बोली, ध्वनि। उन्होंने देखा कि ध्वनि किताबों में सर घुसाए कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। जी माँ, कोई काम था तो आप हमें बुला लेती, आप क्यों आई? ध्वनि करुणा की तरफ देखकर शिकायती अंदाज में बोली तो करुणा उसकी बातों पर हल्के से मुस्कुरा दी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कब तक क्यों अपनी माँ की मदद करती रहोगी? ऐसी बुरी आदत तो मत लगाओ हमें कि जब तुम यहाँ से ब्याह कर दूसरे घर चली जाओ तो हम तुम्हारे बिना रह ना पाए। तभी ध्वनि बोली, हमें जब कोई ब्याह कर ले जाएगा तभी तो हम आपके घर से जाएंगे। हमें तो नहीं लगता हम जैसी कुरूप लड़की से कोई भी ब्याह रचाएगा, और इसीलिए ना हम कभी आपको छोड़कर जाएंगे और न कभी आपको हमारे बिना रहना पड़ेगा। कहते हुए ध्वनि के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, पर वो मुस्कान कितनी दर्द से भरी हुई थी वो करुणा अच्छे से समझ पा रही थी। इसलिए प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, किसने कहा आपसे कि आप कुरूप हो? हमारी नजरों से देखो, आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। और किसने कहा कि आपका ब्याह नहीं होगा? आप देखना, आपको लेने तो कोई राजकुमार आएगा। राजकुमार सुंदर राजकुमारी को ले जाते हैं, हम जैसे को नहीं। इतना कहकर वो हंसती। कभी कभी आपकी बोली ना हमें बिल्कुल आपके पिताजी जैसी लगती है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। आप भी उन्हीं की छवि का प्रतिबिंब बनती जा रही है। करुणा ने धीरे से कहा, माँ पापा सच कहते हैं और हम दोनों में झूठ बोलने की कला नहीं है ना? वो धीमे से मुस्कुरा दी। करुणा जी ने पूछा, अच्छा आप बताइए आपको कौन से गुलाब पसंद है? ध्वनि बोली, हमें तो पीले गुलाब पसंद है। उन्होंने फिर से पूछा, और आपकी बहन को? ध्वनि ने कहा, लाल। करुणा जी फिर बोली, और हमें? ध्वनि ने जवाब दिया, सफेद। अगला सवाल आया, और तुम्हारी चाची को? ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली, काले, सबसे अलग पसंद है उनकी। तभी करुणा जी उसे समझाते हुए बोली, जैसे हर इंसान की पसंद गुलाब को लेकर अलग होती है, वैसे ही हर इंसान की इंसानों को लेकर अलग पसंद होती है। कोई रूप रंग देखता है तो कोई दिल और चरित्र। रही बात रूप की तो सारी दुनिया तो तुम्हारे महादेव ने बनाई है, और महादेव की बनाई हुई कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति कुरूप कैसे हो सकते हैं? उनकी बनाई दुनिया में तो सब बहुत खूबसूरत है ना। बातों की धनी हो आप माँ, ध्वनि मुस्कुराकर बोली।
तभी करुणा जी बोली, लो भाई, तुमसे बातें करने के चक्कर में जो कहने आई थी मैं वो तो भूल ही गई। तुम्हारी टीचर बीमार है इसलिए आ नहीं पाई हैं, पर उन्होंने अपने बेटे को भेजा है। कह रहा है कि तुम्हारा पाठ्यक्रम अभी बहुत रहता है और परीक्षा नजदीक है, इसलिए हमने उसे पीछे वाले आंगन में बैठने के लिए कहा है। तुम जाओ वहीं पर जाकर उसे पढ़ लो और हम यहाँ देखते हैं। जैसे ही तुम्हारे पिताजी आएंगे हम वैसे ही तुम्हें इशारा कर देंगे तो तुम उन्हें पीछे वाले रास्ते बाहर भेज देना। क्या करुणा का ये फैसला सही साबित होने वाला था? क्या श्लोक का सही परिवार में आना किसी नई कहानी की तरफ इशारा कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में नव्या और वरुण की शादी हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। ध्वनि करुणा जी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। तभी करुणा जी बोली, लो भाई, तुमसे बातें करने के चक्कर में जो मैं कहने आई थी वो तो भूल ही गई। तुम्हारी टीचर बीमार है इसलिए आ नहीं पाई, पर उन्होंने अपने बेटे को भेजा है। कह रहा है कि तुम्हारा पाठ्यक्रम अभी बहुत रहता है और परीक्षा नजदीक है, इसलिए हमने उसे पीछे वाले आंगन में बैठने के लिए कहा है। तुम जाओ वहीं पर जाकर उसे पढ़ लो और हम यहाँ देखते हैं। जैसे ही तुम्हारे पिताजी आएंगे हम वैसे ही तुम्हें इशारा कर देंगे तो तुम उन्हें पीछे वाले रास्ते से बाहर भेज देना। पर माँ, आपको पता है ना, पापा को पता चलेगा कि कोई लड़का आया था तो कितने गुस्सा होंगे। आप क्यों हमारी वजह से कोई परेशानी ले रही हैं? ध्वनि ने परेशान होकर कहा। करुणा जी उसे देखकर बोली, क्योंकि आप बेटी हैं हमारी, आपके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी। उस दिन जब नव्या ने आपसे जो कहा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम उसे बताना चाहते थे कि जैसे वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन तर्क संगति से करती है, वैसे हर इंसान नहीं होता। कुछ लोग मौन रहकर भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। ये बोलकर उन्होंने प्यार से ध्वनि का सिर सहलाया। ध्वनि ने उनकी बात सुनकर कहा, माँ दीदी से क्यों नाराज हो रही हैं? आप जानती हैं ना, कुछ दिनों के बाद वो चली जाएंगी, फिर आप उन्हें याद करके रोया करेंगी। वो करुणा की कमजोर नसें जानती थी। करुणा जी बोली, ये तो सही कहा बेटा आपने, जब नव्या चली जाएगी तो हमें उनकी याद बहुत सताएगी, पर हम खुश हैं कि वो एक अच्छे घर में जाएगी। हम भी बहुत खुश हैं। ध्वनि करुणा से गले लगती हुई बोली, अच्छा चलिए चलकर थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए, आपकी टीचर आपका इंतजार कर रहे हैं। करुणा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। ध्वनि बोली, जी माँ आप चलिए, हम अपनी किताबें लेकर आते हैं, जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। करुणा ने धीरे से उसका गाल सहलाकर कहा और उसके कमरे से चली गई। करुणा ने श्लोक के सामने चाय की ट्रे रखी और उसके सामने बैठते हुए बोली, ध्वनि बस थोड़ी देर में आती होगी, तब तक आप जलपान कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी आंटी, आपने बेवजह ही मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। उसने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप इतनी दूर से आए हैं हमारी बिटिया रानी को पढ़ाने, इतना तो हम आपके लिए कर सकते हैं ना। वो अपने पन से बोली। श्लोक ने मुस्कुराकर कहा, आज तक माँ से आपकी बातें सुनी थी, आज आपको मिलकर लग रहा है जो वो आपके बारे में कहती थी वो बिल्कुल सही है। ऐसी तो कुछ भी बात नहीं है। लो ध्वनि भी आ गई। करुणा ने आती हुई ध्वनि की तरफ देखकर कहा तो श्लोक की निगाहें भी ध्वनि की तरफ उठ गई। हल्के आसमानी रंग के ढीले से सूट में वो बेहद निखरी निखरी सी नजर आ रही थी। उसने उसके चेहरे पर छूती आवारा लटें जिन्हें वो बड़ी सादगी से अपनी नाजुक उंगलियों से कान के पीछे कर रही थी। ध्वनि, ये तुम्हारी टीचर जी के बेटे श्लोक और बेटा ये है ध्वनि, हमारी बेटी। करुणा ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। ध्वनि ने श्लोक को देखकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। ध्वनि की आवाज सुनकर मानो श्लोक का सम्मोहन टूटा और उसने अपनी नजर ध्वनि से हटाई और अपने हाथ जोड़ते हुए खड़ा होकर बोला, जी नमस्ते। चलिए अब आप दोनों यहाँ पर एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए, हम चलते हैं। ध्वनि जैसा कहा है वो ध्यान रखना। करुणा ने धीरे से कहा और वहां से चली गई। माँ ने बताया कि आपका मैथ्स का सिलेबस बहुत पीछे छूट रहा है, आप एक काम कीजिए, पहले मैथ्स की बुक निकालिए, वहीं से शुरू करते हैं। श्लोक ने सिर हिलाकर कहा तो ध्वनि ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, वरना चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। श्लोक ने कहा, जी। ध्वनि ने धीरे से कहा और किताब वापस से अपने पास सरकाकर जिन सवालों पर उसने गोले लगा रखे थे उन सवालों पर उंगली लगाकर पूछने लगी। श्लोक ने एक नजर ध्वनि को देखा और उसकी कॉपी उठाकर उसके नजदीक कुर्सी सरकाकर बैठता हुआ उसे एक एक करके सवाल समझाने लगा। अब उसका पूरा ध्यान उसे सवाल समझाने में था और ध्वनि का सवालों को समझने में। लगभग घंटे भर से ऊपर का समय हो चुका था और श्लोक उसे पूरी लगन से पढ़ा रहा था और ध्वनि भी अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में किसी नौकर ने आकर ध्वनि से कुछ कहा तो ध्वनि ने अपनी किताबें समेट ली और श्लोक की तरफ देखकर बोली, अब आप जाइए, पापा के आने का समय हो गया है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर ये आखिरी सवाल समझा देता हूँ। श्लोक ने नोटबुक में लिखे हुए सवाल की तरफ इशारा करके कहा तो ध्वनि जल्दी से सर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं अभी आप जाइए, हम खुद से समझ लेंगे, पर आप अभी जल्दी से जाइए और उधर वो पीछे वाले दरवाजे से जाइएगा। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। कहते हुए वो हड़बड़ी से उठ खड़ी हुई। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? श्लोक ने उसके साथ चलते हुए कहा। जी पूछिए। ध्वनि ने कहा तो वो हल्के से बोला, तुम्हारे पापा से सब लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या वो बहुत खड़ूस हैं? डरते नहीं है, उनका सम्मान करते हैं। उन्हें नहीं पसंद है कि घर में कोई गैर पुरुष आए या हम ज्यादा कहीं बाहर हैं। हमें लगता है ऐसा तो हर पिता का स्वभाव होता है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खिली हुई थी। मैं तो सिर्फ पढ़ाने आया हूँ, कुछ और थोड़ी ना। श्लोक ने कंधे उचकाकर कहा, उनकी सोच थोड़ी सी अलग है और कुछ नहीं, बाकी वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पिता को अपनी बेटी से प्यार होता है, मेरे डैड भी सांची से बहुत प्यार करते हैं। श्लोक ने अपनी बहन को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा तो ध्वनि भी मुस्कुरा उठी। उसने भी कई बार अपनी टीचर जी से सांची और उसके पिता के बारे में बातें सुनी थी। आपके पापा बहुत प्यार करते हैं ना सांची से? ध्वनि ने मुस्कुराकर पूछा। सवाल पूछते वक्त उसकी आंखों में जुगनू टिमटिमा रहे थे। आपके पापा बहुत प्यार करते हैं ना सांची से? ध्वनि ने मुस्कुराकर पूछा। सवाल पूछते वक्त उसकी आंखों में जुगनू टिमटिमा रहे थे। उसे तो कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, पर जब उसकी टीचर उसे सांची और उसके पिता के बारे में सुनाती थी तो उसका मन भी उस प्यार के लिए मचल उठता था। एक बार तो उसने अपनी टीचर से जिद करके सांची को उनके साथ बुलवाया था। जब पहली बार वो सांची से मिली तब एहसास हुआ कि पिता का प्यार मिलता है तो बेटी का चेहरा अलग ही रौनक से चमकता है। सांची और उसके पापा का प्यार भरा रिश्ता देखकर उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती थी। श्लोक ध्वनि को देखकर हंसकर बोला, आपको बहुत याद करती हैं, एक ही बार आपसे मिली है पर ऐसे आपकी तारीफें करती हैं जैसे ना जाने कितने सालों से आपको जानती हो। ध्वनि ने धीरे से मुस्कुराकर कहा और पीछे का दरवाजा खोलते हुए बोली, इधर से आप चले जाइए, जो तुम्हें सिखाया उसकी प्रैक्टिस करती रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो सब समझ में आ जाएगा। श्लोक ने कहा, जी हम समझ गए, हम अभ्यास करते रहेंगे। ध्वनि ने कहा। कहकर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय किया और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वरुण के पास उसके चाचा का फोन आया और वरुण की दूसरी तरफ से कॉल पिक करते ही विशंबर ने बिना हाय हेलो किए ही सीधा सवाल कर डाला, हम ये क्या सुन रहे हैं, आपने शादी के लिए हाँ कर दी है? जी चाचू बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डैड को वो लड़की बहुत पसंद है तो मैंने भी हाँ कर दी है। वो गहरी सांस लेकर बोला। वरुण पर उन्होंने कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही वरुण उनकी बात काटता हुआ बोला, वो बातें पुरानी हो चुकी है चाचू, और मैं अभी सिर्फ अपने मॉम डैड की खुशी चाहता हूँ। अगर उनकी खुशी नव्या में है तो मेरी खुशी भी उसी में है। पक्का शादी के लिए राजी हो? विशंबर जी ने पूछा जैसे कि उन्होंने इस बात को पक्का करना चाहा। वरुण धीरे से बोला, मैं अपने डैड की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ चाचू। दैट्स माय बॉय, आई लव यू मेरी जान। फैसला ले ही लिया है तो उसको पूरे तरीके से निभाना, और हम तेरे साथ हमेशा है, तो खुद को कभी अकेला मत समझना। विशंबर जी खुशी से बोले, जी चाचू। इतना कहकर वरुण ने फोन रख दिया। वक्त पंख लगाकर रोने लगा। इधर श्लोक की मां की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो रोज ही ध्वनि को पढ़ाने आ रहा था। श्लोक के पढ़ाने का अंदाज अलग था जिससे ध्वनि को जल्दी चीजें समझ आने लगी थी। बातों ही बातों में दोनों के बीच दोस्ती भी हो चली थी। आखिर दोनों हम उम्र जो थे। ध्वनि बहुत खुश रहने लगी थी। श्लोक के रूप में उसे एक नया दोस्त मिल गया था।
करुणा भी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश थी। दूसरी तरफ नव्या के एग्जाम्स लगभग खत्म होने को आए थे। आखिरी के 2 पेपर रह गए थे जो कि एक आज वो देने बैठी हुई थी और अगला 2 दिन बाद होना था। एग्जाम हॉल से एग्जाम देकर एक-एक कर स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे थे। विशाल नव्या के एग्जाम रूम के बाहर खड़ा उसके निकलने का इंतजार कर रहा था। उसे सबसे आखिरी में बाहर आता हुआ देखकर वो चिढ़ाते हुए बोला, यार नव्या कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब निकल रही हो, जल्दी आ सकती थी ना। उसे सबसे आखिरी में बाहर आता देखकर चिढ़ते हुए बोला, यार नव्या कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब निकल रही हो, जल्दी आ सकती थी ना। जब एग्जाम खत्म होगा तभी तो बाहर आऊंगी ना। नव्या ने रूखे अंदाज में कहा तो विशाल उसे हैरानी से देखकर बोला, यहाँ आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझसे इतनी रूडली तरीके से बात कर रही हो क्या गया यार तुम्हें कुछ दिनों से। ध्वनि और श्लोक की दोस्ती क्या रंग लाने वाली थी। आखिर नव्या और विशाल अब क्या करने वाले थे, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एग्जाम हॉल से एक-एक करके सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे थे। कोई खुश था, कोई परेशान था और कोई चुपचाप मोबाइल में घुसा हुआ चल रहा था। लेकिन विशाल का ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर टिका हुआ था, नव्या। वो एग्जाम रूम के बाहर खड़ा होकर लगातार उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से नव्या को बाहर आना था। वो बेचैन होकर घड़ी देखता और फिर दरवाजे की ओर नजरें घुमा देता। कुछ ही देर में जब सब स्टूडेंट्स बाहर आ चुके थे तब आखिरकार नव्या सबसे आखिरी में बाहर आई। उसे देखते ही विशाल चिढ़ गया और बोला, यार नव्या कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब निकल रही हो, जल्दी आ सकती थी ना। नव्या का चेहरा थका हुआ और गुस्से से भरा था। उसने सीधा जवाब दिया, जब एग्जाम खत्म होगा तभी तो बाहर आऊंगी ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि जल्दी आने के चक्कर में अपना पेपर अधूरा छोड़कर आ जाती। विशाल उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, यहाँ आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझसे इतनी रुखे अंदाज में बात कर रही हो, क्या हो गया यार तुम्हें कुछ दिनों से, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो। नव्या ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, नहीं पता है ना तुम्हें, अच्छा है छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे यहाँ से, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का शौक है तुम्हें, जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तब बैठ करो ना। विशाल उसकी बातें सुनकर और परेशान हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी जान बताओ तो सही हुआ क्या है, आजकल इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। नव्या ने हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, हाँ तुम्हें पता नहीं है ना, 2 दिन बाद हमारा लास्ट एग्जाम है और उसी दिन पापा मुझे घर बुला लेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी भी फिक्स कर देंगे। बताओ क्या तुम मेरी शादी में मेहमान बनकर आना चाहोगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम कुछ भी कर रहे हो। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों नजर आ रहे थे। विशाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे मेरी जान तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो, मैंने एक बार कहा ना कि मेरे रहते मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बात पर। नव्या को और गुस्सा आ गया। वो विशाल को देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम हर बात को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो विशाल, तो क्या करूं तुम्हारी तरह मुंह बनाकर घूमूं। विशाल ने कहा, तुम कुछ मत करो विशाल, ठीक है जा रही हूं मैं। नव्या गुस्से में बोलकर आगे बढ़ गई, लेकिन विशाल तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अरे मेरी जान तुम तो नाराज हो गई। वो फिर से बोली, हटो मेरे रास्ते से। विशाल ने पूछा, कहाँ जा रही हो। नव्या चिढ़कर बोली, तुमसे मतलब। विशाल प्यार से बोला, यार जान मैं कोई बात हल्के में नहीं ले रहा हूँ। नव्या फिर से बोली, तो फिर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें मेरी फिक्र भी है। अगर तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो तो चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। विशाल उसका ये रूप देखकर ठिठक गया। उसने सख्ती से उसकी बाह पकड़ी और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। नव्या रोते हुए बोली, हाँ तुम्हारी हरकतें तो यही दिखाती हैं, हर चीज को तुम मजाक में लेते हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये बात कितनी सीरियस है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं मेरी शादी में। कुछ आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। विशाल ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बोला, मैं बात की सीरियसनेस समझ रहा हूँ मेरी जान, पर तुम्हारी तरह हर वक्त रोने और मुंह बनाने से सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी। डैड अभी आउट ऑफ टाउन है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। नव्या और तेज रोते हुए बोली, तो तुम अपनी डैड की परमिशन का इंतजार करते रहना, यहाँ मेरे पापा तो मेरी शादी करवा देंगे, तब मुझसे मुस्कुरा कर मिलना, ठीक है। इतना कहकर नव्या ने उसे धक्का दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विशाल वहीं खड़ा उसकी पीठ को देखता रह गया और बड़बड़ाया, ये लड़की खुद परेशान है और मुझे भी परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ उसका खड़ूस बाप और दूसरी तरफ मेरे डैड जिनसे बात तक नहीं हो पा रही है। रात के वक्त हॉस्टल में एग्जाम की तैयारी जोरों पर थी। हर कोई अपने अपने नोट्स पढ़ने में लगा हुआ था। नव्या भी अपने कमरे की खिड़की के पास टहलते हुए बुक्स पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उसकी विंडो पर हल्की सी दस्तक हुई। नव्या चौंक गई। उसने पर्दे हटाकर देखा तो सामने विशाल खड़ा था। उसे देखकर नव्या चौंकते हुए बोली, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम। विशाल ने नाराजगी से कहा, तुम 2 दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। नव्या ने कहा, ये पूछने आयो। विशाल ने उसे देखकर कहा, अरे सारे सवाल जवाब थानेदारी बनकर यहीं करोगी, कम से कम अंदर तो आने दो। नव्या फिर से बोली, मेरी रूममेट अंदर है। विशाल रिक्वेस्ट करते हुए बोला, तो उसे बाहर भेजो ना यार, इतनी रात में बंदर की तरह लटक कर मिलने आया हूं और बिना मिले तो जाने से रहा। नव्या ने छल्ला कर कहा, ठीक है रुको 2 मिनट। वो अपनी रूममेट स्नेहा के पास गई जो कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी। नव्या उसे देखकर बोली, स्नेहा क्या तुम प्लीज 2 मिनट के लिए रूम से बाहर जा सकती हो, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। स्नेहा ने आंखें खोली और बोली, तुम्हें काम है तो कर लो ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ। नव्या फिर से बोली, यार पर्सनल है यार, समझो ना। आखिरकार स्नेहा उठ खड़ी हुई और बोली, ठीक है 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी निपटा लो, थैंक यू। नव्या ने मुस्कुराकर कहा और स्नेहा बाहर चली गई। अब नव्या वापस विंडो पर आई और विशाल को अंदर खींचकर बोली, अब बताओ इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो। विशाल सीधे दिल से बोला, तुमसे मिलने आया हूँ यार, 2 दिन से तुमसे बात नहीं हो रही, चैन ही नहीं आ रहा मुझे, खाना तक नहीं खा पाया हूँ ठीक से। नव्या रूखे अंदाज में बोली, अब देख लिया ना, जाओ और जाकर खाना खाओ। विशाल ने कहा, यार तुम इतनी रूड क्यों हो गई हो मुझसे, क्या गलती की मैंने। नव्या ने नजरें फेर कर कहा, तुमने कुछ नहीं किया, गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे प्यार किया। विशाल ने दुखी होकर कहा, जान तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती हो। नव्या फिर से बोली, मैं ऐसी हूँ, तुम्हें पहले नहीं पता था। तभी विशाल प्यार से बोला, अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। विशाल ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन नव्या ने बिना देखे कहा, अब तुम्हारे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मेरी शादी होने वाली है, कुछ दिनों बाद कार्ड तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, आना जरूर। विशाल का सब्र टूट गया। उसने नव्या को खींचकर अपने सीने से लगाया और उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, खबरदार जो अब कुछ कहा तो, पिछले 2 दिन से कितना परेशान हूं मैं, अंदाजा है तुम्हें। नव्या ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्यों हो परेशान, जाओ तुम्हें तो न जाने कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। विशाल ने उसकी बात पर गुस्से से कहा, एक थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, ना मुझे कोई चाहिए और ना तुम्हें चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और गिफ्ट बॉक्स खोला, अंदर से खूबसूरत रिंग निकाली और उसके फिंगर में पहनाते हुए बोला, कल हमारे एग्जाम से पहले कोर्ट मैरिज की डेट फिक्स है, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स रेडी हैं, बस तुम्हें लेकर वहां जाना है, शादी के बाद में कोई अलग नहीं कर पाएगा, अब तो खुश हो मेरी जान। नव्या हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू भर आए। वो विशाल को देखकर बोली, सच कह रहे हो तुम। विशाल मुस्कुराया, कभी झूठ कहा है तुमसे। नव्या उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल उसे सीने से लगाकर बोला, अब तो खुश हो ना। नव्या ने कहा, बहुत खुश हूं। अचानक बाहर से स्नेहा की आवाज आई, 10 मिनट से ऊपर हो गए, जल्दी करो तुम दोनों, मेरा बाहर ठंड में मरने का कोई इरादा नहीं है। दोनों हड़बड़ा गए। नव्या ने विशाल को धक्का देते हुए कहा, जाओ अब सुबह मिलती हो। विशाल उसके माथे को चूमते हुए मुस्कुराया और खिड़की से नीचे कूद गया। नव्या उसे जाते हुए देख मुस्कुराने लगी। अगले दिन उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। सुबह जैसे ही नव्या हॉस्टल से बाहर निकली, विशाल उसे अपना इंतजार करता हुआ मिल गया। वो मुस्कुराकर उसके पास आई तो वो एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इन्हें पहनना ठीक है, मैं आधे घंटे में पिक करने आता हूँ।
कहकर उसने नव्या के सर पर हाथ फेरा। नव्या ने मुस्कुराकर कहा और वो अपनी बाइक लेकर निकल गया। नव्या ने अपने रूम में आकर पैकेट खोला तो उसमें एक सुंदर सी साड़ी थी। लेमन येलो रंग की साड़ी के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज था। नव्या ने अपने पास से कुछ मैचिंग ज्वेलरी निकाली और फटाफट तैयार हो गई। ठीक आधे घंटे बाद ही विशाल उसे पिक करने आ गया था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और नव्या को बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आए, जहां उनके 4-5 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। उन सबको वहां पर देख नव्या शर्मा गई। वो लोग आपस में कुछ बातें करते कि उससे पहले एक ऑफिस बॉय ने आकर विशाल और नव्या का नाम पुकारा तो वो दोनों रजिस्ट्रार के सामने जाकर बैठ गए। पीछे से उनके सारे दोस्त आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर रजिस्ट्रार ने पूछा, आप लोगों को पता है ना शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्या आप दोनों तैयार हैं ये जिम्मेदारी साथ में निभाने के लिए? अपने घर वालों को बिना बताए शादी करने का फैसला नव्या और विशाल की जिंदगी में कौन सा तूफान लेकर आएगा? अगर नव्या ने विशाल से शादी कर ली तो वरुण का क्या होगा? क्या फिर से उसे मिलेगा एक और धोखा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।